वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2016 में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। हम सभी 100 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित आप तक पहुंचाएंगे। बगैर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। इतना ही नहीं, पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948। आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दक्षता एग्जाम 2016 में जो पहला सवाल पूछा गया था, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, छात्रों की भाषा शैली मुहावरों से अवगत कराना। कहानी में जो है मुहावरे का भी उपयोग होता है और कहानीकार अपनी भाषा के उपयोग से कहानी शिक्षण देते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना। छात्रों को जीवन के प्रति जो है हम जो है उसे सिखाएंगे कि जीवन की वास्तविकता क्या है। छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक गुणों को विकसित करना, ये सभी जो है कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा सीखने का परम उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला अ से ज्ञ तक होता है, उसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन उसको बोलते हैं जो क ख ग से लेकर के प फ ब म तक होते हैं, जो होंठ, दांत, ओष्ठ इन सब के स्पर्श के बाद निकलता है। अगला सवाल है 4था नंबर। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। वीर गति पाना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका अर्थ होता है युद्ध भूमि में मारा जाना। जो युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, शहीद होता है, उसे ही वीर गति पाना कहते हैं। अगला सवाल है 6ठा नंबर। निम्नलिखित में सही शब्द कौन सा है। यहाँ पर साड़ियाँ लिखा हुआ है 4 तरह से, लेकिन आप उच्चारण देखें सही कौन है। ऑप्शन 2 सही है। साकर साड़ा हरसेड़ी या आकर या ऊपर में अनुसार होगा, न कि चंद बिंदु। आग का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची का अर्थ होता है ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग आग हो। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची सिनोनिम्स कहते हैं। आग को अग्नि भी कहते हैं, जो आग का पर्यायवाची है। अगला सवाल है 8 नंबर। राम पटना में रहता है वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ कारक की पहचान करना है। ये अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से। इस प्रकार हमने कारक के नोट्स में लिखा था अधिकरण कारक की पहचान क्या है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा को अलग कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। संज्ञा का वह रूप समूहवाचक संज्ञा होता है जो समूह को बतलाता हो। मेला जो होता है केवल एक आदमी नहीं होता, बल्कि आदमी का समूह होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है 11 नंबर। सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर, रसखान, तुलसीदास, नानक। जो सगुन भक्ति धारा है उसके प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। अगला सवाल है कार्य धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तवुर फले के तब सोचो नीर। ये कविता के लेखक कौन है। ये असल में दोहा हैं। इस दोहा के लेखक कौन है। कबीर हैं। दोहा भी एक प्रकार का कविता होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है तवर्ण का उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तवर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। आप त थ द ध बोलेंगे तो आपका जबान
दांत में सटता है, इसलिए ये दंत उच्चारण स्थान हुआ। 14 क्वेश्चन है, पिताब शब्द का अर्थ क्या हुआ? पिताब का शाब्दिक अर्थ होता है पीली चमक देता हुआ पदार्थ। अगला सवाल है, चार मित्र कहानी कहाँ से ली गई है? सरल पंचतंत्र से, मानसरोवर भाग से, मानसरोवर भाग 4 से, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद की रचना है सरल पंचतंत्र। चार मित्र कहानी इसी से निकाली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, फूले नहीं समाये का मतलब क्या होता है? फूले नहीं समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगला सवाल है, फलक कार्य पुस्तिका कक्षा संचालन हेतु संपूर्ण है। यह फलक कार्य पुस्तिका जो है कक्षा 5 के लिए विकसित की गई है। अगला सवाल है, 18 नंबर, इनमें कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम जो है वास्तविक में। अगला सवाल है, 18 नंबर, इसमें कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम जो होता है संस्कृत के शब्द होते हैं। पानी, पुष्प, अग्नि, ये सब तत्सम शब्द हैं, जबकि बैल तद्भव शब्द है। बैल को तत्सम होता है बलि वर्द। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का विकार होता है। ऊपर हमने संधि देखा था, एक विद्याजुरालय विद्यालय था, इसमें दो वर्ण आ और आ का विकार से आ बनता है, यानी संधि जो होता है दो वर्णों का विकार सहित मिलना होता है। सही ऑप्शन 2। अगला सवाल है, आक्रमक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिस पर कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीना यानी वह पानी पी रहा है, एक कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है जो पानी है। पढ़ना, किताब पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, ये जो है सकर्मक क्रिया है। सोना में कर्म होता ही नहीं है, राम सोता है, सीता सोती है, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगा सोना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 21 कौन शब्द पुल्लिंग है? सिंगुलर कौन है? घी, दही, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। अगला सवाल है, उसने किताब पढ़ी होगी, यह कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, सामान भूत है, संदिग्ध भूत है। जब रहेगी होगी, काम पड़ा पूरा हुआ या नहीं हुआ इसकी गारंटी न हो तो इसे संदिग्ध भूत कहते हैं। अगला सवाल है, अनुराग का विपरीतार्थक यानी उल्टा विराग होता है। कौवा और घड़ा कहानी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। इस कहानी में कौवा के चतुर होने के बारे में जानकारी मिलती है। चतुर इसलिए था कि घड़ी में पानी थोड़ा था, कौवा कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, कौवा जो प्यासा था पानी पी लेता है। अपनी चतुराई से उसने घड़े में कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया और वो पी लिया। बाबू कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, ये बिहार के थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था। 27 अप्रैल 1857 को यह आरा भोजपुर पर विजय प्राप्त किए थे। अगला सवाल है, कृषिका आर्या के पास 200 रुपए थे, उसने अपने पैसे का 1/4 भाग कलम खरीदा। 200 का 1/4 यानी 50 रुपए का कलम खरीद लिया। आगे कहता है कि खरीदने के पास उसके पास कितने रुपये बचे? 200 रुपए था, 50 रुपए का कलम खरीदा तो बचे कितना? 200 में से 50 घटाने के बाद 150 बचे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, 27 एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। ये आयताकार खेत है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। आगे कह रहा है कि इसके चारों ओर तार लगाना है। जब चारों ओर की बात आ जाए, घेरा लगाने की, तार लगाने की, बाउंड्री घेरने की, तो हम इसकी परिधि निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। और आयत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 20 10। फॉर्मूला पुट करने के बाद 2 गुने 20 प्लस 10 30 बनता है। 30 को 2 से गुना करेंगे 60 मीटर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 10 प्लस 9 प्लस 2/10 प्लस 3/100, इसका दशमलव रूप क्या होगा?
10 9 19 हो गया। 2/10 को 0.2 लिखें, 3/100 को 0.03 लिखें। सबको आपस में जोड़ेंगे तो 19.23 सही जवाब आपके सामने है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 13 और 19 नवासी है, उसमें एक संख्या 171 है, दूसरी संख्या क्या होगी? जब लासा और मौसा दिया हो और एक संख्या पता हो, दूसरी संख्या इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लासा बटा पहली संख्या। मौसा 13 है, लासा 19 नवासी है, पहली संख्या 117 है। सबको हमने उसके स्थान पर पुट कर दिया। जब इसे गुना करके भाग देंगे तो 221 आएगा। सही जवाब ऑप्शन 1 में है। अगला सवाल है 31 नंबर, 250/9 का 3/50 बराबर है। जब का रहे तो का मतलब होता है गुना। हमने का की जगह गुना लिखा और 250/9 को 3/50 से गुना कर दिया। 3 से 9 कटता है 3 बार में, 50 से 250 कटेगा 50 बार में, तो निकल कर आता है 5/3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 में। अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तथा उसका आधार 18 मीटर है, संगत ऊंचाई क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है लेकिन वैसा शेप है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 108, संगत आधार दिया हुआ है 18, संगत ऊंचाई आपको निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूले से आप देखेंगे तो आधार गुने संगत ऊंचाई। हमने क्षेत्रफल को अपनी जगह पुट किया, आधार को अपनी जगह पुट गया, संगत ऊंचाई को h लिख दिया। h का वैल्यू 108/18 यानी 6 मीटर सामने आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 33 नंबर, किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग 720 है तो भुजाओं की संख्या क्या है? बहुभुज इसको बोलते हैं जिसके बहुत सारे भुजाएं हों, लेकिन पता नहीं है कि कितनी भुजा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसके सभी कोणों का योग 720 है। फॉर्मूला कहता है कि n-2 गुने 180 बराबर होता है भुजाओं अंतः कोणों का योग, यानी उसके सभी कोणों का योग बराबर होता है n-2 गुने 180 के। यहाँ पर n जो है भुजा की संख्या है। इस फॉर्मूला में का उपयोग करके आइए हम भुजा की संख्या निकालते हैं। n-2 बराबर हो जाएगा 720/180। गुना में इस साइड था तो भाग में दाएं साइड आ जाएगा, 4 आता है। n-2 का वैल्यू 4 आता है तो n का वैल्यू 4 + 2 यानी 6 निकल कर आएगा। भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4 में 6 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपया प्रतिदिन है, 15 मजदूर की मजदूरी 20 दिनों में कितनी हो जाएगी? सवाल के हिसाब से आप देखें तो आपको यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, मजदूर का एक दिन का मजदूरी। एक मजदूर का एक दिन का मजदूरी 170 रुपया है, तो आप 15 मजदूर का एक दिन का मजदूरी बतलाएं। 170 को 15 से गुना कर देंगे। जब एक दिन में 170 गुने 15 रुपया मजदूरों की मजदूरी है तो मजदूरों ने आपके यहाँ 20 दिन काम किया है, तो 170 गुने 15 को 20 से गुना करने के बाद कुल मजदूरी निकाल पाएंगे। सभी को आपस में जब गुना करते हैं तो 170 गुने 15 गुने 20 बराबर हो जाएगा 51 पे 000। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2x/5 - 3 बराबर 7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 2x/5 - 3 है, इसका बट्टा पड़का जोड़ लेंगे, एलसीएम 5 होगा। 2x - 15, 5 गुने 3 15 होता है, बराबर के दाएं साइड में 7 है जो अपनी जगह रहेगा। 2x - 15 बराबर 7 गुने 5 35 हो जाएगा। 2x - 15 बराबर जब 35 है तो 2x बराबर 35 + 15 होगा।
जब 2x बराबर 35 प्लस 15 यानी 50 है तो x का वैल्यू 50/2 25 हो जाएगा, जो सही जवाब है। x का वैल्यू सामने आ गया जो ऑप्शन 2 में है। अगला सवाल है 36 नंबर 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर -4 का वैल्यू क्या हो जाएगा। जब पावर माइनस में हो तो यह बट्टा के नीचे आ जाता है। हमने 2 पे पावर 3 बट्टा 2 पे पावर 4 लिख दिया। 2 पे पावर 4 को 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 1 लिखा। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 पे पावर 3 ऊपर नीचे एक दूसरे से कट जाएगा। 1/2 सही जवाब ऑप्शन 2 में है। अगला सवाल है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, जो ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है 38 दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब दो वृत्तों का अनुपात दिया हुआ हो, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो हम सिंपली उसके जो व्यास हैं उसके वर्ग का अनुपात ही उसका आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसीलिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है। यहाँ जो है त्रिज्या 3 और 4 है, इसका वर्ग 9 और 16 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 3 में है। अगला सवाल है एक वस्तु को 9,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 15% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम एक पार्ट को देखते हैं। 9,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि %। 9,000 गुने 100/100 माइनस 10 लिखते हैं क्योंकि यहाँ हानि 10% की हो रही है। 9,000 गुने 100/100 माइनस 10 यानी 90। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा। 90 जो है 9,000 को 100 बार में काटेगा, यानी क्रय मूल्य 1 पे 4 0 10,000 आता है। अब दूसरा पार्ट कहता है क्वेश्चन का 15% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। क्रय मूल्य यहाँ हमने निकाला है 10,000 गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15 दिया हुआ है, 115 हो जाएगा बट्टा 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 100 गुने 115 यानी 115 पे 00 सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 41 प्रकाश गमन करता है। प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला सवाल है बल्ब का मात्रक क्या होता है। बल्ब का मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है कि विसरित परावर्तन किस सतह से होता है। यानी ऐसा परावर्तन जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो ठीक से परावर्तित न होकर विसरित हो जाता हो, यह खुरदरे सतह पर ही पॉसिबल है। यानी इस पर जो है अधिकांश जो है अलग अलग डायरेक्शन में छितरा जाता है प्रकाश, कोई परिणाम नहीं आता। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि वह माध्यम कौन है जिसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठोस में ध्वनि का रफ्तार सबसे तेज होता है। अधातु जो जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है वह है क्लोरीन। क्लोरीन डालकर जल को शुद्ध किया जाता है, जल का भारीपन दूर किया जाता है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सवाल कहता है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस हो लेकिन वो ठोस से डायरेक्ट भाप बन जाता है। पानी को आप जानते होंगे, बर्फ ठोस होता है लेकिन वो क्या डायरेक्ट भाप बनता है। वो भी बनता है लेकिन वो पहले पिघलता है, पानी बनता है फिर भाप बनता है। लेकिन कपूर ऐसा होता है जो ठोस होता है, ठोस से डायरेक्ट भाप बन के वायुमंडल में उड़ जाता है। अगला सवाल है चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग किस गैस के कारण होता है।
चूना जल में जब फूंकते हैं तो दूधिया रंग हो जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, इससे स्थिति में जल को घोलक या विलायक कहते हैं। घोलक का मतलब होता है घोलने वाला, विलायक का मतलब होता है विलय करने वाला। जल जो होता है घोलक होता है और घुलनशील उसे कहते हैं जो घुल जाता है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले स्वपोषी कहलाते हैं। अगला सवाल है, रक्त यानी खून का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? खून का रंग जो लाल है वो हीमोग्लोबिन के कारण है। अगला सवाल है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संयोजी ऊतक से होता है। अगला सवाल है, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? दलहन फसल को लगाने से खेतों में नाइट्रेट की पूर्ति होती है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, निम्न में किसी एक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? लाल रुधिर कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है, अकबर के नौरत्नों में कौन थे? अकबर के नौरत्न में 9 मंत्री थे जिसमें एक तानसेन भी था। अगला सवाल है, महमूद गजनी के साथ कौन विद्वान भारत आए? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले विद्वान अल बेरूनी थे। महमूद गजनी को महमूद गजनबी भी लिखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 गैस 78.03% है। अगला सवाल है, हमारे पर्यावरण के अंग कौन कौन हैं? मिट्टी, जल, पौधे पर्यावरण के अंग हैं। आकाश हमारे पर्यावरण का अंग नहीं है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, निम्न में कौन आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट जो होता है आग्नेय चट्टान होता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल जो होती है बरसात में लगाई जाती है और ठंडी से पहले काट ली जाती है। रबी फसल ठंडी में लगाई जाती है, बरसात से पहले काट ली जाती है। अरहर, गन्ना, धान, बाजरा ये सब खरीफ फसल हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में रेखा बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा जो होता है यह संसद का उच्च सदन होता है। अगला सवाल है, भगवान महावीर की जन्मस्थली कहाँ है? भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली में है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह जो है मानव अधिकार से संबंधी गैर सरकारी संगठन है, यानी एक ऐसा संगठन जो सरकारी भी नहीं है और मानव अधिकार से संबंधी बड़े पैमाने पर काम करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था जो वर्तमान में राज्य नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 में हुई थी। अगला सवाल है, 71 एक नया अध्यापक जिसके साथ कक्षा में कुछ बच्चे गलत ढंग से व्यवहार करते हैं वह उसे निपटेगा। दंडात्मक तरीके अपनाकर, अपने अंदर सुधार लाकर और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके। सही जवाब हो जाएगा
कि अपने अंदर सुधार लाइए और छात्रों के सामने खुद को अच्छे से पेश कीजिए। उम्मीद है कि कोई बच्चे आपसे गलत व्यवहार नहीं करेंगे। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट 2009 जो है लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को होता है। अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार कानून किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है? यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला सवाल है, विद्यालय में एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है, ऐसा इसलिए कि विद्यालय में समानता बनी रहे। सब बच्चे एक जैसे ड्रेस में रहेंगे तो समानता बनी रहेगी। अगला सवाल है, किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई कौशल आप सुनकर भी सीख सकते हैं, पढ़कर भी, देखकर भी, लेकिन कार्य करके सीखने का तरीका अनोखा होता है। यह किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, बालक के आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बालक में अगर आक्रामक व्यवहार है तो आप सबसे पहले उसके कारण का पता लगाइए, उसके बाद उसका निदान तलाशिए। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक सब कुछ कहा गया है, ऐसा क्यों? समाज के संदर्भ में इन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। यह ऑप्शन भी सही है। यह क्लासरूम में बैठे युवा विद्यार्थियों में उच्च मूल्यों का संचार करता है। यह भी सही है। वह एक महान सुधारक एवं राष्ट्र का देशभक्त रक्षक है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो शिक्षण कार्य को रोचक बनाएं, तो अनुशासनहीनता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें संकेत देंगे, यानी उसे बतलाएंगे, समझाने का तरीका चेंज करेंगे। इसके बाद सामग्री को सरल बनाकर समझाएंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे, हाथ के आभाव से, इशारे से समझाएंगे। यानी तीनों तरीके का उपयोग करके आप छात्रों को जरूर समझा पाएंगे। अगला सवाल है 80 नंबर, यदि कोई छात्र आप पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पक्षपात का आरोप लगाए तो आप उसे किस प्रकार निपटेंगे? अगर कोई छात्र आप पर आरोप लगाता है कि आपने परीक्षा की कॉपी ठीक से चेक नहीं किया, हमारे साथ भेदभाव किया है, तो आप उसकी उत्तर पुस्तिका उसे दिखाएं, साथ ही साथ उसका उत्तर भी दिखाएंगे। यकीनन बच्चे को सब समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। अगला सवाल है, एक शिक्षक को निर्माण करना चाहिए किस चीज का? ऐसे वातावरण का जो बच्चों की क्षमता तथा रुचि को बढ़ावा देता है। एक सरल संवाद पूर्ण कक्षा का, एक योजनाबद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री के साथ। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, शिक्षक की भूमिका की पहचान होती है नेता प्रेरक के रूप में, योजनाकर्ता के रूप में, प्रबंधक के रूप में। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका की पहचान सब रूपों में होती है। अगला सवाल है, जब एक छात्र आपकी कक्षा को बाधित करता है तो आप उसे कक्षा छोड़ने को कहेंगे? ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। आप उसे सही बर्ताव करने को कहेंगे, यह भी उचित नहीं है, बल्कि आप उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करें कि बच्चा आपकी कक्षा को क्यों बाधित कर रहा है, आखिर वजह क्या है कि वह पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आपका निदान निकल कर आ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 3। बच्चों के भाषाई कौशल के विकास का सही क्रम क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी भाषाई कौशल के विकास का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला सवाल है, कौन कार्य बाल संसद के सांस्कृतिक खेल मंत्री का है? दोस्तों, बाल संसद से संबंधित हमने विस्तृत वीडियो बना रखे हैं, आप उसे जरूर देखें। हो सके तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाल संसद के जो सांस्कृतिक खेल मंत्री होते हैं वो चेतना सत्र का कार्य संभालते हैं। चेतना सत्र में लाइन सीधी करना,
प्रार्थना करवाना, ये सब उसका काम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? हम उसे उत्साहित करने का प्रयास करेंगे ताकि वह प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करे। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, परिवार से बच्चे को शिक्षा मिलती है, औपचारिक, अनौपचारिक, नियमित, इनमें से कोई नहीं। जो शिक्षा हम विद्यालय में हासिल करते हैं वो औपचारिक शिक्षा होता है। जो शिक्षा हम घर परिवार में, दोस्त में, मित्र में, दुश्मन से सीखते हैं, जिंदगी से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। यानी परिवार से मिलने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है और अनौपचारिक शिक्षा आजीवन सीखी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य है 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, 89 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन होती है। प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन है वह वर्ग 3 से शुरू होता है। आप अपने विद्यालय में गौर कर सकते हैं, कक्षा 1-2 के बच्चे को पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक नहीं है, कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, शिक्षक साथी या सहयोगी संदर्शिका क्या है? यह शिक्षकों को मार्गदर्शन देने हेतु एक समिति होती है। अगला सवाल है जो काफी इम्पोर्टेंट है, बाल संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बाल संसद का गठन जो है प्रत्येक प्राथमिक, मध्य विद्यालय में, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है काफी इम्पोर्टेंट है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, दिवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? गीजूबाई बधेका। गीजूभाई बधेका दिवा स्वप्न के लेखक हैं। अगला सवाल है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारना है, विद्यालय में ठहराव है, नामांकन में वृद्धि है। बच्चे जो विद्यालय में आते हैं घर से टिफिन लेकर नहीं आते, इसलिए विद्यालय में उनका ठहराव होता है, नामांकन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि गांव के बच्चे गरीब होते हैं, खाने के बहाने पढ़ने भी आते हैं। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, एससीईआरटी क्या है? एससीईआरटी को हिंदी में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। अगला सवाल है, बालकों के पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि कोई बालक शारीरिक कारणों से ही पिछड़ा हो, मानसिक कारणों से भी पिछड़ा हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया उसके परिवार से, उसके घर से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला सवाल है, मीना मंच एक मंच है विद्यालय का। विद्यालय में एक मंच होता है जिसे मीना मंच कहते हैं। यह मंच बालिकाओं का मंच है जिसमें विद्यालय की सभी बालिकाएं अपनी बात खुलकर एक दूसरे से साझा करती है। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संबंध है। सर्व शिक्षा अभियान को SSA भी कहते हैं। इसका संबंध प्राथमिक विद्यालय से है। यह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को देखती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने दक्षता परीक्षा 2016 में जितने भी सवालात पूछे गए थे 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, उसके उत्तर और व्याख्या देखे हैं। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम दक्षता एग्जाम का कंप्लीट PDF नोट्स देते हैं। हमारा कॉल व्हाट्सएप है 7631314948। उर्दू टीचर के लिए, हिंदी टीचर के लिए आप दक्षता परीक्षा का PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम दक्षता एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और एग्जाम तक तैयारी कराएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को ज़रूर सब्सक्राइब करें
ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके।